हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की आपकी जो इंग्लिश की फर्स्ट फ्लैट बुक है उसका 6th चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट यानी कि केजीएफ चैप्टर 1 हमने कर लिया था। आज केजीएफ चैप्टर 2 करेंगे यानी कि हमारा सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। हमने लास्ट पढ़ा था कि उसकी जो 100 ड्रेसेस है वांडा पेंट्रोस्की की, वो 100 ड्रेसेस क्लासरूम के अंदर लगी हुई हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था और आगे अब हम क्या पढ़ेंगे। वाइल द क्लास वो सर्कलिंग द रूम द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस बॉट मिस मैसन ए नॉट। अब आगे क्या होता है, जब सभी बच्चे और टीचर मिस मैसन क्लासरूम में होती हैं तभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस से एक मॉनिटर आता है किसी क्लासरूम का, या फिर शायद इन्हीं की ही क्लासरूम का, रूम नंबर 13 का, और मिस मैसन को एक नोट देता है। अब उस नोट के अंदर क्या होगा अब आगे हमें पता चलेगा। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। अब मिस मैसन जो है इसे कई बार पढ़ती हैं, सेवरल टाइम्स यानी कि बहुत बार पढ़ती हैं, अच्छे से इसे ध्यानपूर्वक पढ़ती हैं, थॉटफुली पढ़ती हैं। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और तब वो अपने हाथों से जोर से तालियां बजाती हैं। क्यों बजाती हैं? अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट्स, मतलब वो तालियां बजाकर ही सभी बच्चों को अटेंटिव कर रही है, यानी कि चौंका रही है और कहती है कि सभी अपनी सीट पर जाओ जल्दी से। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, अब जब सब बच्चे इधर उधर शफल हो जाते हैं, अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं और रूम में सारे एकदम से शांति सन्नाटा हो जाता है, तब मिस मैसन बोलती हैं, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। अब वो आगे बोलती हैं कि मेरे पास एक लेटर है जो कि वांडा के पिताजी ने भेजा है और मैं इस लेटर को आपके समक्ष आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। अब मिस मैसन फिर क्या करती हैं, ये बताकर फिर एक दो क्षण के लिए यानी कि 2 मिनट के लिए लगभग चुप हो जाती हैं, जिससे कि क्या है, रूम में बैठे सभी बच्चों के अंदर क्या है, उत्सुकता जागने लग जाती है कि मिस मैसन बताना तो चाह रही हैं लेकिन यार क्या बताना चाह रही हैं। अब उनके अंदर चुल मच रही है जानने की। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अब जो टीचर हैं यानी कि मिस मैसन जो हैं वो अपने ग्लासेस यानी कि अपना चश्मा धीरे से एडजस्ट करती हैं, उसे डेलिबरेटली यानी कि मतलब धीरे धीरे समय लेते हुए अपने चश्मे को सेट करती हैं, यानी कि टाइम स्पेंड कर रही हैं अब धीरे धीरे वो। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वाडाज फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब जिस तरह से इनकी जो टीचर थी वो धीरे धीरे मतलब बताना चाह रही थी, यानी कि बहुत धीरे डिले कर रही थी, तब सभी बच्चों को ये आइडिया तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ वो हमें इंडिकेट करना चाह रही हैं कि वांडा के फादर से जो लेटर आया है वो कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन द ब्रीफ नोट। अब लिसन क्लोजली का मीनिंग है लिसन विद अटेंशन, यानी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही मिस मैसन पढ़ना शुरू करती हैं उस छोटे से नोट को, सभी बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब नोट के अंदर क्या लिखा हुआ था, डियर टीचर माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। अब वो कहते हैं कि प्यारे से टीचर, अब मेरी जो वांडा है, मेरी जो बच्ची है वांडा, वो आपके स्कूल में दोबारा कभी नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, और जैक भी नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या पता लगता है कि जैक या तो इसका ब्रदर हो सकता है या कोई रिलेटिव हो सकता है जो इसके साथ या फिर इन्हीं के स्कूल में आया करता था। नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी। अब इनके पिताजी कहते हैं कि हम एक बड़ी सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। नो मोर हॉलर पोलैक। अब ध्यान दीजिए, हॉलर पोलैक क्या होता है। जो पोलैंड से आए थे ये लोग, तब इन्हें क्या है, चिढ़ाया जाता था पोलैक पोलैक करके, या फिर हॉलर पोलैक करके इन गरीब लोगों को चिढ़ाया जाता था, पोलैंड के लोगों को, जिसे हॉलर पोलैक कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि अब और कोई भी हमें हॉलर पोलैक नहीं बुलाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई भी हमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा इतना फनी नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि वहाँ जहाँ जिस शहर में हम जा रहे हैं वहाँ पर तो क्या है, बहुत से लोग हैं अजीब से नामों वाले, और हमारी जाति के यानी कि पोलैंड के रहने वाले निवासी हैं। तो वो सभी क्या है, हमसे पूछेंगे नहीं कि तुम्हारा इतना फनी नाम क्यों है। यूअर्स ट्रूली जैन पेट्रोस्की। और अब यहाँ पर देखिए हमें एक और चीज़ पता लगी। वांडा के पिताजी का नाम क्या था, जैन पेट्रोस्की, और उनके भाई या उनके रिलेटिव का नाम क्या था, जैक पेट्रोस्की, या फिर जैक दिया हुआ है, हमें पेट्रोस्की नहीं दिया यहाँ पर। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief.
अब आगे क्या होता है, पूरी क्लास में एकदम से सन्नाटा छा जाता है वो रीडिंग मतलब वो लेटर सुनकर, और मिस मैसन भी एकदम से चुप हो जाती हैं वो पढ़ने के बाद। फिर मिस मैसन क्या करती हैं, अपने ग्लासेस को, अपने चश्मे को उतारती हैं, उन पर हल्की सी फूंक मारती हैं, ब्लो ऑन देम, यानी कि हल्की सी फूंक मारते हैं, जिससे कि क्या है वो थोड़ा वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, उस पर थोड़ी ओस या धुन टाइप कुछ आ जाती है। तो उसके बाद उसे अपने हैंडकरचीफ से यानी कि अपने हैंकी से फिर वाइप करती हैं, अच्छे से साफ करती हैं। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। अब फिर वापस से वो अपनी निगाहें यानी कि सॉरी अपनी आंखें जो है, अपना चश्मा जो है वो लगा लेती हैं और क्लास की तरफ देखती हैं। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। लेकिन इस बार जब वो बोलती हैं तो उनकी आवाज़ क्या है, पहले से कुछ धीमी हो जाती है, यानी कि वो भी कुछ भावनाओं में बह जाती हैं। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long। अब आगे मिस मैसन बोलती हैं कि मुझे मेरी क्लास पर यानी कि रूम नंबर 13 पर इतना तो यकीन है कि यहाँ के जो लड़के हैं और लड़कियाँ हैं वो किसी भी बच्चे को उसके बड़े नाम की वजह से या फिर मतलब चाहकर अपनी मर्जी से तो परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने मजाक में कहा हो तो अलग बात है, लेकिन मुझे अपनी क्लास पर इतना तो विश्वास है कि वो किसी पर्पज़ से नहीं करेंगे या फिर जानबूझकर नहीं करेंगे। अनफेमिलियर वन, जो कि मतलब ऐसा नाम जो काफ़ी अनफेमिलियर हो, रेयर हो, उस नाम का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वॉज सैड इन थॉटलेसनेस। और आगे मिस मैसन कहती हैं कि मुझे क्या लग रहा है कि ये जो भी लेटर में लिखा गया है ये काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर नहीं लिखा गया, यानी कि ये तो मतलब कुछ गुस्सा निकालने वाली बात की गई है, लेकिन मुझे यकीन है मेरी क्लास पर, मेरी क्लास इस तरह का काम नहीं करेगी। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। और मुझे लगता है कि जैसा मैं बुरा फील कर रही हूँ आपको भी वैसा ही फील हो रहा होगा। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, क्योंकि ये काफ़ी जो अजीब घटना हुई है हमारे साथ, अनफॉर्चुनेट एंड सैड, काफ़ी अजीब भी है, काफ़ी दुखद भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैं चाहती हूँ कि आप इस सब पर विचार करें, यानी कि अगर गलती से भी किसी ने उसको रुलाया हो या उसे कुछ दुख दिया हो तो आगे से किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। अब पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था। मैडी अपने लेसन्स को तैयार कर रही थी अच्छे से, लेकिन वो अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। क्योंकि अब क्या हो रहा था, उसके मतलब पेट में कुछ ऐसी सी हलचल मच रही थी, जैसे हमें कुछ घबराहट होती है, ज़्यादा हम फील करने लग जाते हैं उस चीज़ को, तो हमारे पेट के अंदर वैसे से घबराहट होने लग जाती है नीचे के हिस्से में, जो कि मैं काफ़ी बार फील करता हूँ, आप भी करते होंगे। True, she had not enjoyed listening to Peggy, and Peggy asked Wanda how many dresses she had in her closet। अब ये बात तो सच है कि पैगी जो है वो वांडा को तंग करने में उसको मज़ा आता था। वो उससे पूछते रहती थी कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं, ये पूछकर उसे अच्छा लगता था सुनना। बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन फिर भी वांडा कुछ भी जवाब नहीं देती इसका। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, सॉरी वांडा नहीं, मैडी इसके साथ कुछ भी नहीं बोलती थी और वो चुपचाप साइड में साथ में खड़ी रहती थी। सिर्फ पैगी बोलती थी, मैगी चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन। लेकिन ये उतना ही बुरा है जितना पैगी बुरा करती थी, यानी कि अगर पैगी बोल रही है और मैगी उसके साथ खड़ी है मैडी, तो वो सुन रही है और कुछ बोल नहीं रही उसके विपक्ष में, तो वो गलत है। वर्स, गलत भी नहीं, बहुत बुरा है। शी वॉज अ कवार्ड। अब वो ऐसा कहती है कि मैं तो एक कोवार्ड हूँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा कायर हूँ। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। अब पैगी की बात की जाए तो पैगी ये तो नहीं मानती कि वो अपने मतलब के लिए सारा कुछ करती है, लेकिन मैडी क्या करती है, मैडी इसको बहुत गलत मानती है, यानी कि किसी को इस तरह से टीज करना, तंग करना उसके लिए गलत है। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़। अब यहाँ पर वर्ड आया वांडा शूज़, तो उसके जूते में होना ये बात नहीं है। वांडा शूज़ का मीनिंग है यानी कि वांडा की सिचुएशन में। अब मैडी क्या करती है, खुद को वांडा की सिचुएशन में फील कर कर देख रही है कि उसे कितना बुरा लगता होगा। गॉडनेस, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings। अब वो सोच रही है कि अब क्या किया जाए, अब करने के लिए कुछ है भी नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन अगर वो वांडा को बता सकती कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती तो वो कुछ अच्छा फील करती। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी।
अब वो धीरे से अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाती है और चुपके से पैगी की तरफ देखती है, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ऊपर नहीं देखती। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, क्योंकि पैगी तो क्या बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रही है, लेकिन मैडी को गिल्ट फील हो रहा है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब मैडी बोलती है कि पैगी चाहे बुरा फील करे या ना करे, लेकिन मुझे तो बुरा फील हो रहा है और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की, और इसके लिए उसे वांडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढना पड़ेगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। अब मैडी को लग रहा है कि अभी तक तो वो ये जगह छोड़कर नहीं गए होंगे, यानी कि वांडा पेट्रोस्की और उसके फादर जो है वो इस जगह को अभी छोड़कर नहीं गए होंगे। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर। और अब मैडी फील कर रही है कि पैगी जो है वो उसके साथ शायद चली जाएगी बॉगिन हाइट्स पर वांडा को ढूंढने के लिए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कंटेस्ट, और वो उसे बताएंगे कि किस तरह से वांडा ने ये कॉन्टेस्ट जो है वो जीत लिया है। That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful। और अब वो ये सोचते हैं कि वांडा जो है वो स्मार्ट है और उसकी 100 ड्रेसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ब्यूटीफुल है। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." अब स्कूल ख़त्म हो जाता है, दोपहर का समय होता है। पैगी बोलती है, पैगी नॉर्मल कैजुअलनेस वे में बोलती है, यानी कि नॉर्मल होकर बिल्कुल बोलती है, उससे ज़्यादा गिल्ट फील नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि चलो चल कर देखते हैं कि वो लड़की यहाँ से चली गई है या नहीं गई अभी। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लाउड। तो मैडी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि पैगी भी वैसा ही सोच रही है जैसा मैं सोच रही हूँ। पैग वॉज रियली ऑल राइट, अरे पैग तो बहुत सही है, यानी कि पैगी अच्छी लड़की है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबाइडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प्ड एंड डिसमल। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं जिनका मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। पहले फॉरबिडिंग एयर, फॉरबिडिंग एयर हम ये कह सकते हैं कि या तो काफ़ी ज़्यादा तेज हवा चल रही थी या काफ़ी भयानक सी, यानी कि काफ़ी इस तरह की हवा चल रही थी जो उनसे फील नहीं की जा रही थी अच्छी, यानी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही थी। काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो सकती है उस एयर में, वहाँ की एयर में, या फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलने वाली हवाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। ड्रिजली, ड्रिजली वर्ड आया, ड्रिजली का मतलब होता है गीला या फिर काफ़ी ज़्यादा नम एरिया, यानी कि वहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि वो जहाँ से आती थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्राई मड होती थी, यानी कि कीचड़ वगैरह होता था, तो ड्रिजली उसी के लिए यूज़ हुआ है। डैम्प एंड डिसमल, डैम्प एंड डिसमल का यूज़ होता है वेट एंड सैड, यानी कि वेट तो यूज़ हुआ है वहाँ की एटमॉस्फेयर के लिए, और सैड यूज़ हुआ है कि किसी तरह से वो दिखा रहे हैं। वो का कौन मीनिंग है यहाँ पर, मैडी और पैगी। पैगी को ये फील हो रहा है, मतलब होप तो उनमें बिल्कुल ही नहीं है कि उन्हें वांडा मिलेगी या नहीं, लेकिन फिर भी वो होपलेसनेस के साथ वहाँ पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, अब बॉगिन हाइट्स की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा पार्ट है वो सिटी का जहाँ पर बहुत ही बुरी एयर चलती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्मेल वाली या फिर काफ़ी बदबूदार एयर चलती है। वो भी कब, नवंबर के दोपहर के समय में, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा ड्रिजली यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेट है, काफ़ी ज़्यादा डैम डिसमल है, यानी कि और उन्हें होप भी नहीं है कि वांडा उन्हें मिलेगी या नहीं। वेल एट लीस्ट सैड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब पैगी बोलती है कि आखिरकार मैंने तो कभी उसे फॉरनर नहीं बुलाया या फिर कभी उसका मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। मुझे तो ये लगता था कि उसे समझ भी आता है या नहीं कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर ऐसे उसे ऐसा लगता है कि हम उससे बातें करके और जा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे तो लगता था कि वो बहुत ही मतलब उसमें बुद्धि है ही नहीं, वो बहुत ही मूर्ख है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रू, और देखो वो कितनी उसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। गी का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, कि उसने हमें कितना चौंका दिया है, उसने कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, कितना अच्छा ड्रॉ किया है। मैडी कुड से नथिंग, अब मैडी इसके बारे में कुछ नहीं बोली। ऑल शी होप्ड वॉज दैट शी वुड फाइंड वांडा, उसके तो मन में एक ही बात चल रही थी कि किसी ना किसी तरह से वांडा मिल जाए उसे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट
दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर। पिक्ड ऑन का मीनिंग क्या होता है? पिक्ड ऑन हर यानी कि उन मजाक उड़ाना, मेड फन ऑफ हर या मेक फन ऑफ हर। अब यहाँ पर बात आती है कि वो यानी कि मैडी सिर्फ वांडा को ये बताना चाहती है कि वो उसके लिए सॉरी फील करना चाहती है कि आज तक उन दोनों ने उसका मजाक उड़ाया, वांडा का मजाक उड़ाया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। और आज पूरे स्कूल को पता लग गया कि वो कितनी शानदार है। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और वो उससे क्षमा याचना करना चाहती है और उससे बोलना चाहती है कि प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, आगे से सभी तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस। और अगर तुमसे कोई बुरा व्यवहार करेगा, तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं और पैगी उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये बात भी मैडी अपने मन में सोचती है। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। अब वो दोनों लड़कियां यानी कि मैडी और पैगी जो है वो चलती रहती हैं, ऊंचाई पर चढ़ती रहती हैं हिल पर, और वो सोचती हैं कि किसी ना किसी तरह टॉप पर चला जाए, यानी कि उस हिल की ऊंचाई पर पहुंचा जाए अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सैड मैडी। अब मैगी बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद पेट्रोन्स्की जो है वो यहीं पर रहते होंगे, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। ये बात बोलती है मैडी एक वाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए, छोटे से घर की तरफ। wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। अब यहाँ पर वर्ड्स आए हैं विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास होते हैं यानी कि छोटी छोटी घास के जो गुच्छे होते हैं ना, वो पड़े रहते हैं एक जगह पर, एक साइड पर। उस तरह से वो उनके रास्ते में यानी कि गली के अंदर पड़े थे, और इस तरह से पड़े थे जैसे छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे एक कोने में या दूसरे कोने में पड़े नहीं रहते, उस तरह से घास के गुच्छे जो हैं वो वहाँ पर पड़े थे। द हाउस एंड इस स्फेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। अब यहाँ पर बात आती है आगे कि उनका जो घर था, यानी कि जो लिटिल वाइट हाउस देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा शैबी था, यानी कि भद्दा तो दिख रहा था देखने में लेकिन क्लीन था वो। अब शैबी बट क्लीन, आपने शायद पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, 5th चैप्टर में। शैबी बट क्लीन उसकी ड्रेस के लिए भी आया था कि यानी उसकी ड्रेस जो है वो प्रेस तो नहीं रहती थी लेकिन साफ़ सुथरी रहती थी। तो घर भी उसी तरह आया है कि ज़्यादा दिखने में आकर्षक तो नहीं था लेकिन साफ़ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। और ये चीज़ उससे यानी कि मैडी को क्या याद दिलाती है? वांडा की एक ड्रेस की जो कि ब्लू कलर की थी, जिसका रंग काफ़ी उठ चुका था। वो ड्रेस कभी प्रेस नहीं होती थी लेकिन साफ जरूर होती थी हमेशा। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ बट अबाउट द हाउस, पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। अब वहाँ पर किसी के भी रहने की कोई मतलब ऐसे निशान नहीं मिल रहे थे। पैगी ने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया बट देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर। अब उसके बाद मैडी ने और पैगी ने पिछले यार्ड में यानी कि पीछे के गेट से जाकर दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन। अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि पेट्रोन्स्की जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब यहाँ पर वर्ड आया अमेंड्स। अमेंड्स क्या होता है? क्षमा या याचना मांगना, यानी कि टू शो दैट वन इज सॉरी अबाउट डूइंग समथिंग गुड, यानी कि कोई अपने आप के लिए शर्मिंदा हो रहा है, सॉरी फील करना चाह रहा है, ये बता रहे हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब यहाँ पर मैडी के दिमाग में आ रहा है कि अब वो उससे क्षमा कैसे मांगेगी, अब वो उससे सॉरी कैसे बोलेंगी। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। और वो वापस अपने घर की तरफ यानी कि उस पहाड़ी से नीचे की तरफ चलना शुरू करती हैं। वेल एनी वे सैड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू। अब पैगी बोलती है कि चलो छोड़ो, अब वो चली गई, अब हम क्या ही कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। अब पैगी आगे ये बात बोलती है कि जब मैं उसे पूछा करती थी उसके ड्रेसेस के बारे में, शायद तभी उसे यानी कि वांडा को अपनी ड्राइंग्स का आइडिया आया हो, और शायद अगर मैं उससे ना पूछती तो वांडा आज ये कॉन्टेस्ट भी ना जीतती। यानी कि पैगी अब अपने खुद के विचार बनाई जा रही है, खुद को ही ऊपर उठाना चाह रही है उस सिचुएशन से। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। अब मैडी भी इस बारे में सोचने लगती है। फॉर इट देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। और मैडी ये सोचती है कि अगर ऐसा होता है तो शायद वो कुछ कम बुरा फील करे, तब उसे कम गिल्ट फील हो। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात मैडी नहीं सो पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। अब उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, वांडा, उसकी ब्लू ड्रेस
और जहाँ पर वो रहती है, मतलब वांडा के बारे में जहाँ सारी सिचुएशंस जो है वो उसकी आंखों के सामने आ रही हैं, अब मैडी की आंखों के सामने। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और फिर उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें आती हैं, जो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स बनाई थी, पिक्चर्स बनाई थी वांडा ने, और सारी क्लासरूम में एक लाइन में लगी हुई थी, वो सारी उसकी आंखों के सामने आती हैं। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर forehead टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। और आखिरकार मैडी क्या करती है, अपने बेड पर लेट जाती है, अपनी फोरहेड को यानी कि अपने माथे के और आंखों के बीच के भाग को जोर से पकड़ती है और इस पर गहन विचार करने लगती है, बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और ये ऐसा मतलब मैडी के साथ पहली बार हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ को सोच रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। और बहुत ही बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैडी एक कंक्लूजन पर पहुंचती है, उस आखिरकार एक निष्कर्ष निकाल लेती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि अब वो किसी के भी बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगी और कोई बुरा बोलेगा तो उसके साथ नहीं खड़ी होगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी वुड स्पीक अप। और मैडी के दिमाग में एक और बात आती है कि अगर कोई भी किसी भी बच्चे को तंग करेगा तो वो ये सब सहन नहीं करेगी और वो इसके खिलाफ बोलेगी, यानी कि मैडी अब उसका साथ ना देकर उसके खिलाफ बोलेगी, इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। और चाहे इसके लिए उसे पैगी की फ्रेंडशिप का बलिदान भी क्यों ना करना पड़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कि अब ये बात आ गई, मतलब वो अपने आप को इन सभी से ऊपर उठाना चाह रही है और कह रही है कि अब चाहे पैगी से फ्रेंडशिप भी तोड़नी पड़ जाए इस बात के लिए, लेकिन किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देखूंगी, मैं उसके खिलाफ जरूर बोलूंगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट फॉर विद वांडा बट फ्रॉम नाउ और ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। कि वांडा के साथ तो वो अब सही नहीं कर सकी अपनी सिचुएशंस को, लेकिन आगे किसी के साथ भी बुरा नहीं होने देगी और ना ही करेगी, किसी को नाखुश नहीं करेगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड दैट आफ्टरनून विद पैगी। अब सैटरडे का टाइम आ गया, मैडी और पैगी दोनों एक साथ दोपहर बिता रही थी। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। वो दोनों वांडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। अब ये एक कॉमन सा फ्रेंडली लेटर था, उसमें क्या बता रहे थे वो कि वांडा जो है वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और उसे कंटेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे थे वो। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एज इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और फिर वो किसी ना किसी तरह वो बताते हैं उसमें कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। फिर वो पूछते हैं उस लेटर में कि जहाँ पर वो गई है और जो उसके नए टीचर हैं वो अच्छे हैं या नहीं, वो जगह अच्छी है या नहीं, या वो यानी कि वांडा वहाँ पर हैप्पी है या नहीं। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी। अब उनकी बातों में किसी ना किसी तरह से तो ये मीनिंग था कि वो उनसे सॉरी फील करना चाह रही हैं। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर दिस काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस ऑफ फॉर लव। अब यहाँ पर बात आती है आगे कि वो लेटर के एंड में क्या लिखती हैं, यानी कि एक फ्रेंडली लेटर सा कॉमन सा लेटर लिखती हैं, उसमें सॉरी कहीं नहीं लिखती, लेकिन वो सॉरी फील करती हैं उस लेटर के लिए या उस लेटर में। और वो लिखती हैं काफ़ी, मतलब जैसे एक गुड फ्रेंड को, एक बेस्ट फ्रेंड को या एक अच्छे फ्रेंड को लेटर लिखा जाता है, उसी वे में वो लेटर लिखती हैं। और एंड में क्या, लॉट्स ऑफ लव लिखती हैं, यानी कि मतलब लॉर्ड्स ऑफ लव काफ़ी टाइम रिपीट कर देती हैं, बहुत बार लिखती हैं, यानी कि अपना प्यार दिखाती हैं वहाँ पर ये। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स। अब वो दोनों ही ये लेटर बॉगिंस हाइट्स में हाइट के लिए पोस्ट कर देती हैं, राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। और वहाँ पर लिख देती हैं प्लीज़ फॉरवर्ड। अब यहाँ पर प्लीज़ फॉरवर्ड किस लिए आया है, क्योंकि कोई अपना घर छोड़कर किसी और जगह चला जाता है तो वो पोस्ट ऑफिस में इन्फॉर्म करके जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा जो एड्रेस है वो चेंज करना है आपको। तो प्लीज़ फॉरवर्ड यहाँ पर इसीलिए यूज़ किया गया है कि अब जो भी बॉगिंग साइड के लिए लेटर आएगा वो आप हमें इस पते पर, इस नए पते पर भेज दीजिएगा। डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। अब काफ़ी दिन बीत गए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया वांडा की तरफ से, बट द लेटर डिड नॉट कम, लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया। तो शायद वांडा के पास वो लेटर पहुँच गया होगा। पर हैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर।
लेकिन शायद वांडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई है, इसीलिए वो हमारा जवाब नहीं दे रही। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। अब काफ़ी हफ्ते भी बीत गए लेकिन वांडा की तरफ से भैया कोई जवाब नहीं है। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। अब पैगी ये सारी चीज़ें भूलने लगी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। लेकिन मैडी जो है वो पूरा रात सोचती रहती है वांडा के बारे में और उसके जो मजाक उड़ाया जाता था उसके बारे में, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट। अब वो किसी न किसी तरह ख्याली पुलाव उसके दिमाग में जो चल रहे होते हैं कि जैसे वांडा को सभी टीज करते थे वैसे शायद उसे ना करने लग जाएं, या फिर वांडा को किस तरह से टीज करते थे, वो सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" लेकिन इस बार वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है अपने दिमाग में कि अब जैसे ही वांडा को कोई तंग करेगा या उसे कोई कुछ पूछेगा और वांडा अपने लिप्स को टाइटली हैंडल करेगी, यानी कि टाइटली बंद करेगी और आंसर देने के लिए फिर मुंह खोलेगी, उससे पहले मैडी जोर से बोलेगी कि चुप हो जाओ, यानी कि सबको चुप कराना चाहेगी। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील। और तब क्या होगा, सभी लोग जो है वो अपने आप को अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस करेंगे और वहाँ से चुपचाप चल देंगे। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब भैया क्रिसमस का समय आ गया था, दिसंबर का समय था, तो वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। तो क्रिसमस मनाया जाता है, त्यौहार है, तो सभी वहाँ पर क्या है छोटे छोटे ट्रीज और बेल्स से क्या कर रहे थे, क्लासरूम को डेकोरेट कर रहे थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द न्यू टीचर शोड द क्लास अ लेटर द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। तो अब छुट्टियां होने वाली थी, छुट्टी से जस्ट एक दिन पहले क्या हुआ, टीचर जो है इनकी उनके पास एक लेटर आया था उसी मॉर्निंग को। तो वो लेटर क्या करते हैं टीचर अपने बच्चों को यानी कि रूम 13 में दिखाते हैं। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट। तब वो सभी बच्चों से पूछती हैं कि क्या तुम्हें याद है वो छोटी सी आर्टिस्ट वांडा पेट्रोन्स्की जिसने ड्राइंग कंटेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, उसका आज मेरे पास एक लेटर आया है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। और मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि वो कहाँ पर रहती है, यानी कि मुझे उसका पता मिल गया है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, तो अब मैं उसे मेडल भी भेज सकती हूँ उसके। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। अब उसका जो लेटर है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंसली। अब पूरी की पूरी क्लास वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है या खड़ी हो जाती है या फिर मतलब मूवमेंट किए बिना रहती है और चुपचाप सुनने के लिए तैयार हो जाती है कि अब आगे लेटर में क्या लिखा होने वाला है। अब लेटर के अंदर क्या लिखा होता है, डियर मिस मैसन हाउ आर यू एंड रूम 13, कि आप कैसी हैं और रूम 13 कैसा है। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। अब फिर वो आगे बोलती हैं कि आप क्या कीजिएगा कि सभी लड़कियों को ये जो मेरी 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स है वो दे दीजिएगा, क्योंकि अब मेरे पास हमारे नए घर में मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी की सारी मेरी अलमारी में लगी हुई हैं। अब इस बात का मीनिंग क्या आता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वांडा हर्ट है, कहीं ना कहीं आज भी उसे वो बात चुभती है जैसे सब बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे उसकी ड्रेस के लिए। तो उसी का कटाक्ष जवाब ये इस लाइन में देती है, आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग। अब आगे वो बोलती है कि मैं पैगी को वो जो ग्रीन वाली मेरी ड्रेस है जिस पर रेड ट्रिमिंग की गई है वो मैं ड्रेस पैगी को देना चाहूँगी जो कि क्रिसमस ट्री की तरह दिखती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी उसे वो एक ब्लू वाली ड्रेस की जो ड्राइंग है वो दे दीजिएगा। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज विद यू। अब वो आगे बोलती है कि ये उनके लिए क्रिसमस का उपहार होगा और इस क्रिसमस में अपने स्कूल को यानी कि आप जो स्कूल है उसे मिस कर रही हूँ। मेरे टीचर्स जो हैं नए वाले उनके साथ आपको कंपेयर नहीं कर सकती, यानी कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे, यानी कि हम पुराने टीचर्स को वैसे भी मिस करते हैं। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। यूएस ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की, और लास्ट में वो अपना नाम लिखती है। अब लेटर के बाद क्या होता है, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। स्कूल से वापसी के समय मैडी और पैगी अपनी ड्राइंग्स को अच्छे से लेकर जाती हैं। ऑल द हाउसेज हैड
रेड्स एंड हॉली इन द विंडोज। अब सभी घर की खिड़कियां जो है वो सभी और डोर्स जो है वो डेकोरेट किए होते हैं रेड्स। रेड्स एंड होली का मीनिंग क्या होता है? सजावटी सामान, यानी कि उन पर काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन की गई है। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैग्ड and in the window candy peppermint sticks and cornucu uh, cornucopias of shiny transparent paper was strung। अब यहाँ पर वर्ड आया है कॉर्न्यूकॉपियंस। कॉर्न्यूकॉपियंस का क्या मीनिंग होता है? डेकोरेटिव कंटेनर्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव थिंग्स होती हैं जिसमें फ्लावर फ्रूट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें डेकोरेट करके रखी होती हैं। यानी कि जहाँ पर एक दुकान ग्रोसरी स्टोर के आगे से वो गुजरे थे जहाँ पर 100 की तादाद में लगभग क्रिसमस ट्रीज पड़े थे टांगे हुए या रखे पड़े थे वहाँ पर विंडो में। वहाँ पर कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स पड़ी थी, वहाँ पर फ्रूट्स और फूल के गुच्छे काफ़ी ज़्यादा सजाए हुए पड़े थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑफ ऑन द स्नो। अब हवा थी उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिसमस की खुशबू सी आ रही थी, यानी कि क्रिसमस का मौसम था सीधी बात, तो यहाँ पर ये आती है। और हर एक जगह लाइट जो है वो चमक रही थी, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट्स थी जिससे कि स्नो भी है वो डिफरेंट कलर की दिख रही थी। बोए सैड पैगी दिस स्नो शी रियली लाइक्स अस, इट शोज शी गोट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट। अब पैगी बोलती है कि देखो वो शायद हमसे नाराज़ नहीं है, ये चीज़ हमें ये लेटर दिखाता है जो उसे आज टीचर को जो लेटर आज भेजा गया और जो टीचर ने हमें पढ़कर सुनाया उससे पता लगता है कि वो जहाँ भी गई है वहाँ खुश है और सब कुछ ठीक है एंड दैट्स दैट, और यही चीज़ हमें चाहिए थी। आई होप सो सैड मैडी सैडली, लेकिन मैडी कुछ सैडली बोलती है कि मैं भी यही आशा करती हूँ। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट इवन रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। अब मैडी सैड क्यों है? क्योंकि वो बुरा फील कर रही है कि कभी भी अब वो उस छोटी सी पोलिश गर्ल को टाइट लिप यानी कि जो हमेशा अपना मुंह दबा कर रखती थी पोलिश गर्ल उसे नहीं देख पाएगी और उनके बीच में जो भी मनमुटाव हुए थे उसे सही नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। अब जहाँ पर वो रहती है यानी कि पहले तो वो घर गई, उस ड्राइंग को एक ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पर वो पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर लगा हुआ था बेडरूम के अंदर। वहाँ पर कुछ टॉर्न प्लेस था यानी कि कुछ जगह थी जो कटी फटी सी थी वॉलपेपर की, उस वॉलपेपर वाली कटी फटी जगह पर ये पेस्ट कर दिया उसने ड्राइंग को। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। अब वहाँ पर वो जो शेबी रूम था यानी कि गंदा सा रूम लग रहा था सिर्फ उस टॉर्न प्लेस की वजह से, वो क्या है अब चमकदार हो गया, उसमें भी अब जान आ गई, कलर्स आ गए। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। अब मैडी अपने बेड पर बैठती है और उस ड्राइंग को देखने लगती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो बस उसे देखती रहती है उस वहाँ पास खड़ी होकर या बैठकर। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, और वो सोचती है कि वांडा जो है वो बहुत अच्छी लड़की थी हमारे लिए, हमें कुछ बोलती नहीं थी बुरा। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे यानी कि उसकी आंखें नम हो गई थी और वो लगभग पिक्चर को घूरी जा रही थी ड्राइंग को। देन hesitantly she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing। अब वो एकदम से घूरे जा रही थी अपनी आंखों को साफ करके और ड्राइंग को घूरे जा रही थी और कलर्स इतने मतलब अच्छे थे उस ड्राइंग के अंदर कि उसने जो फेस और हेड था ड्राइंग के अंदर वो नोटिस ही नहीं किया था। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन बाद में जब उसने घूर कर देखा यानी कि अच्छे से देखा डीपली तो उसने देखा कि ये तो लगभग मेरे जैसी दिख रही है। मैडी आई रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ, ये तो बिल्कुल मेरे फेस जैसा ही फेस है। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन सेल्फ, वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, तो ये मेरे जैसा क्यों दिख रहा है, क्या वांडा ने ये मेरे लिए ही बनाया था। एक्साइटेडली शी रेन ओवर टू पैगी, और ये सोचते हुए वो पैगी के घर की तरफ भागती है। पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, वो बोलती है कि पैगी तुम्हारी पिक्चर दिखाओ मुझे जल्दी। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू द रूम वेयर वांडा's ड्राइंग was lying face down on the bed. मैडी carefully raised it। अब पैगी बोलती है कि क्या हुआ है बताओ तो सही, और फिर दोनों क्या करती हैं क्लैटर्ड अप यानी कि ऊपर की तरफ भागती हैं रूम में और देखती हैं वांडा की ड्राइंग जो है वहाँ पर बेड पर पड़ी है और मैडी उसे फिर ध्यान से देखती है। लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू। अब मैडी बोलती है कि देखो ये तुम हो, उसने तुम्हारा फेस ड्रॉ किया है। शी एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से बोलती है। एंड the head and face of the picture did not
डिड लुक लाइक पैगी, और जो इसके अंदर हेड है और फेस है वो लगभग पैगी के जैसा ही दिखाई दे रहा है। वट डिड आई से सैड पैगी, अब पैगी बोलती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, क्या वो हमें पसंद करती थी, ऐसा अब वो फील कर रही है पैगी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, तो मैडी एग्री करती है कि हाँ वो हमें पसंद करती होगी, तभी हमारे फेस बनाए हैं, हमारे लिए स्पेशल ड्राइंग बनाई है। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, "Sure, 100 of them all lined up." और तब क्या बात आती है, मैडी फिर सोचती है, अपनी आंखों को साफ करती है, और मतलब जो उसकी आंखें हमेशा नम रहती थी ये सोचकर कि मतलब वांडा जो है वो एक जगह पर खड़ी है स्कूल यार्ड में और सभी लड़कियां उसे घेरा बनाकर तंग कर रही हैं, और फिर वो उसका जवाब दे रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सारी की सारी एक लाइन में लगी हुई हैं। ये सोचकर उसकी आंखों में जब भी आंसू आ जाते थे, अब वो आंखें जो है वो ब्लिंक कर रही है और उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर में दिक्कत ना आए। थैंक यू।